कितनी बार तो दोहरा चुका हूं, लेकिन जितनी बार भी दोहराता हूं लगता कम है। रिश्ते और जुर्म के बारे में इत्तेफाक से एक और कहानी उसी रिश्ते और जुर्म की आज फिर सामने आ गई। ये कहानी जितनी बेचैन करने वाली उससे ज़्यादा परेशान करने वाली है। और क्यों बेचैन से ज़्यादा परेशान करने वाली है ये कहानी जब आप सुनेंगे खुद ही समझ जाएंगे। एक लेडी जो 39 साल पहले कोलकाता में जन्म लेती है, जिसका नाम सूचना सेठ, बेहद पढ़े लिखे परिवार से, वो खुद पढ़ने में बेहद होशियार, फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करती है कलकत्ता के एक नामचीन यूनिवर्सिटी से, फिर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, कई भाषाओं कई लैंग्वेज की जानकार, इसके बाद डेटा साइंस की पढ़ाई करती है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करती है, दुनिया की कई नामचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट्स के तौर पर जानी जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की अच्छाई और बुराई के बारे में लेक्चर देती है, ज्ञान देती है। फिर अपना एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करती है, माइंडफुल एआई लैब। इसकी फाउंडर, इसकी सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग अफसर, एक तरह से कंपनी की सर्वा मालकिन। 39 साल की सूचना, जो कोलकाता की रहने वाली सूचना सेठ, 6 जनवरी की बात है, अभी 3 दिन पुरानी, बेंगलुरु में ये रहती है। बेंगलुरु में कंपनी इसकी अपनी चलती है। 6 जनवरी को 4 साल के अपने बेटे के साथ ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां से ये गोवा के लिए एक फ्लाइट पकड़ती है। गोवा पहुंचती है, गोवा एयरपोर्ट से एक कैब लेती है और गोवा में इसने एक होटल की पहले से ही बुकिंग करा रखी थी। ये होटल जो है गोवा के कैंडोलिम इलाका जो है उसी में एक सोल बनियान ग्रैंड होटल, वहां पे ये बुकिंग थी, एक रूम इसने बुक करा रखा था। 4 साल के अपने बेटे के साथ 6 जनवरी को चेक इन करती है। इसके बाद 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 जनवरी अपने बेटे के साथ गोवा में इधर उधर घूमती है। वापसी शायद 9th की थी, लेकिन अचानक 8 तारीख की रात को, 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे ये होटल के रिसेप्शन पे फोन करती है और कहती है कि मुझे एक कैब चाहिए बेंगलुरु तक के लिए। जो होटल का ट्रैवल डेस्क है वो बताता है कि मैम कौन जाएगा, तो उसने कहा कि मुझे जाना है बेंगलुरु। तो कहता है कि बेंगलुरु कैब से करीब 550 किलोमीटर से ज़्यादा है गोवा से बेंगलुरु की दूरी, 10-12 घंटे आराम से इस सफ़र में लग जाएंगे। कैब महंगा भी पड़ेगा, उससे बेहतर है कि आप फ्लाइट पकड़ लें, 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। कहती नहीं, मुझे कैब से ही जाना है, आप पैसे की चिंता मत करो, आप मेरे लिए कैब बुक करो। ट्रैवल डेस्क वाले को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, उसने एक लोकल जो ट्रैवल एजेंसी है उसके थ्रू एक कैब बुक कर दिया। रात करीब 1 बजे सूचना सेठ काउंटर पर पहुंचती है, चेकआउट करती है, जो भी बिल था पे करती है। हाथ में एक बड़ा सा बैग था, बैग लेकर बाहर निकलती है। सामने टैक्सी खड़ी थी, एक इनोवा कार, उसमें वो बैग रखती है। होटल के स्टाफ ही मदद करते हैं, उनको टिप देती है और टैक्सी अब बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है गोवा से रात 1 बजे। तो बैग के साथ 550 किलोमीटर का सफर तय कर रही है एक माँ, जिसने अपने बेटे का कत्ल कर उसकी लाश को बैग में ही ठूस दिया था। लाश को ठिकाने लगाने के पता नहीं और कितने मामले हैं। कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर नीरज ग्रोवर किस तरीके से मुंबई के एक हीरोइन और 300 टुकड़े लाश के और फिर उसको ठिकाने लगाने की कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। साथ ही तंदूर कांड, कैसे नैना साहनी को मारने के बाद तंदूर में सिर्फ बॉडी को डिस्ट्रॉय करने या कानून की नज़र से छुपाने के लिए जलाया गया था। तो ये दोनों कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर है, नीरज ग्रोवर और तंदूर कांड। कहानी पूरी सुनिएगा, बीच में छोड़िएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो दोनों कहानियां आप जरूर सुनिए। 2023 का आपका कुकू एफएम एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका कितना मिनट स्क्रीन टाइम बचा? आपने अपना कितना कीमती समय बचाया? और सबसे खास बात यह है कि इससे कुकू एफएम पर आपके सुनने की कितनी क्षमता है, ये सब आप कुकू एफएम पर अब देख सकते हैं। एक नया फीचर जो कुकू एफएम 2023 के आपके सारे अनुभव को दिखाएगा और बताएगा। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है।
15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी जुबान में सुन सकते हैं, खासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है कुकू एफएम ऐप की तरफ से और वो ऑफर है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का खजाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब कायदे से इस टैक्सी को बेंगलुरु तक करीब 12 बजे तक पहुंचना था, दोपहर को 9 जनवरी को, यानी कि आज रात का वक्त था। चेकआउट की, उसके बाद उसके सफ़र की शुरुआत हो गई। इधर होटल के स्टाफ सब सो रहे थे। सुबह हुई तो होटल में ये होता है कि आमतौर पर जो भी गेस्ट ठहरते हैं सुबह घूमने निकल जाते हैं, काम से निकल जाते हैं, कुछ चेकआउट करते हैं, तो फिर कमरे की दोबारा से ड्रेसिंग होती है, साफ़ सफाई होती है। होटल के कुछ स्टाफ कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और तमाम कमरों की सफाई करते हैं। उन्हीं में से एक स्टाफ सूचना सेठ के कमरे में पहुंचता है क्योंकि वो चेकआउट कर चुकी थी और कमरे की सफाई करता है। सफाई करते करते अचानक उसे फर्श पर उस कमरे की खून की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। उसे लगता है ये क्या है, क्योंकि होटल स्टाफ को बहुत ट्रेन भी किया जाता है। वो फ़ौरन अपने मैनेजर को इसकी खबर देता है। मैनेजर आकर देखता है, उसे कुछ डाउट होता है। वो कलिंगुट पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर देता है और कहता है कि हमारे कमरे में कुछ ब्लड स्टेन मिले, मालूम नहीं क्या है ये। फ़ौरन कलिंगुट पुलिस स्टेशन की टीम होटल पहुंचती है, कमरे की तलाशी लेती है, देखती है कि वाकई ब्लड है, पूछती है कि इस कमरे में कौन रुका, तो पता चलता है कि सूचना सेठ नाम की एक लेडी जो बेंगलुरु से आई थी वो यहाँ रुकी थी 3 दिन और उसने रात 1 बजे चेकआउट किया। कलिंगुट पुलिस पहले तो यही सोचकर थोड़ी सी हैरान होती है कि रात 1 बजे कौन चेकआउट करता है। दूसरी बार हैरान तब होती है जब होटल के स्टाफ बताता है कि वो यहाँ से बाई रोड बेंगलुरु गई और कैब होटल वालों ने ही बुक कराया। अब ये भी परेशान करने वाली बात थी कि एक लेडी और रात को 1 बजे अकेले बेंगलुरु के लिए कैब में बैठकर जा रही है। कुछ अटपटा लगा गोवा पुलिस को। गोवा पुलिस इस दौरान में तमाम सीसीटीवी फुटेज देख रही है। सीसीटीवी फुटेज में उसके आने का, उसकी एंट्री, उसने अपना सब आईडी कार्ड भी दिया था रिसेप्शन पे। तभी होटल का एक स्टाफ बताता है कि सर एक और बात अजीब है उनकी। वो आई थी 4 साल के अपने एक बच्चे के साथ, लेकिन जब गई तो हाथ में सिर्फ एक बैग था, बच्चा नहीं था। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं कि 6 जनवरी की एंट्री में तो साथ में एक बैग और बच्चा दोनों है, लेकिन एग्जिट या चेकआउट के वक्त सिर्फ वो एक बैग लेकर जा रही है और बच्चा उसके पास नहीं है। अब ये बात बड़ी अजीब थी। सीसीटीवी फुटेज को फिर खंगाला गया तो देखा गया कि एंट्री तो है बच्चे की 8 को भी, जब वो बाहर घूमने गए, बाहर जाते हुए, लेकिन अंदर भी आते हुए, फिर उसके बाद बाहर जाते हुए नहीं है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। फिर ये भी लगा कि इतनी दूर वो कार से गई है, कैब से गई है। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है और कमरे में खून के निशान हैं, लेकिन फिर ये भी था कि वो माँ बेटे हैं। खैर पुलिस वालों ने होटल से कहा कि जिस कैब को बुक कराया तुमने ही कराया, ट्रैवल एजेंसी का नंबर लिया। ट्रैवल एजेंसी के नंबर लेने के बाद उस ड्राइवर का नंबर लिया जो वो इनोवा कैब चला रहा था बेंगलुरु तक के लिए। अब गोवा पुलिस कैब ड्राइवर को फ़ोन करती है, वो रास्ते में ऑन द वे। पुलिस कहती है कि आपकी गाड़ी में जो मैडम बैठी हैं उनसे हमारी बात करें। ड्राइवर मैडम को फ़ोन दे देता है। अब फ़ोन सूचना के पास है। पुलिस वाले सूचना से कहते हैं कि मैम आप आई थी 4 साल के अपने बच्चे के साथ, लेकिन आप वापस अकेले जा रही हैं। आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, कहाँ है इस वक्त? सूचना बिल्कुल घबराती नहीं है, न नर्वस होती है। कहती वो गोवा में हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं के यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, कुछ दिनों के बाद वो आ जाएगा। गोवा पुलिस कहती है वो कौन से रिलेटिव हैं, कहाँ रहते हैं? वो बेखौफ एक एड्रेस देती है। कहती इस एड्रेस पर मेरा बच्चा वहीं है। पुलिस एड्रेस नोट करती है और फिर लगता है गोवा पुलिस को कि शायद उनसे कुछ गलती हुई है, बच्चा वहीं रिलेटिव के पास होगा, खामोखा मैं इस लेडी को तंग कर रहा हूँ। पुलिस फ़ोन काटती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पुलिसिया सोच होती है। गोवा पुलिस एक पुलिस वाले को वो एड्रेस पकड़ाती है और कहती है जाओ ज़रा इस एड्रेस पर चेक करके आओ कि यहाँ पे सूचना सेठ का 4 साल का बच्चा है उसके किसी रिलेटिव के पास। वो पुलिस वाला उस पते पर पहुँचता है जो सूचना ने लिखाई।
लेकिन उस इलाके में जाने के बाद जो नंबर और बाकी सारी चीजें हैं वो एक एक कर सारे घर तलाश लेता है, वो नंबर मिलता ही नहीं है जो हाउस नंबर था। बाद में पता चला कि ये फेक एड्रेस है, इस पते का कोई पता ही नहीं है इस इलाके में। अब ये बात वो अपने सीनियर को बताता है, सीनियर अफसरों को जब ये पता चलता है कि सूचना ने उन्हें एक फर्जी नंबर दिया, फर्जी पता दिया, तो उन्हें डाउट होता है। वो फौरन फिर से कैब ड्राइवर को फोन करते हैं। कैब अब भी चल रहा है, ड्राइवर गाड़ी को बेंगलुरु की तरफ भगा रहा है। दोबारा पुलिस वाले कैब ड्राइवर को फोन करते हैं और धीमे से कहते हैं कि जो भी कह रहा हूं उसको तसल्ली से सुनना। तुम इस वक्त कहां पहुंचे? तो बताता है कि मैं इस वक्त जो चित्रदुर्ग इलाका है एक कर्नाटक में, बोला मैं चित्रदुर्ग इलाके से गुजर रहा हूं। उसने कहा कि मैडम को पता ना चले, तुम एक काम करना कि चित्रदुर्ग इलाके के पास आसपास जो भी पुलिस स्टेशन नज़दीकी दिखाई दे, या दिखाई ना दे तो कहीं पे चाय पीने के बहाने उतरो और किसी लोकल से पूछो कि यहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, और फौरन गाड़ी को उस पुलिस स्टेशन में ले जाकर रोक देना और वहाँ जाकर जो भी थाने में मौजूद है उस पुलिस वाले से इसी नंबर पर मेरी बात कराना जिस नंबर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। वो ड्राइवर भी गोवा का लोकल था, पुलिस और इन सबसे उसका पाला पड़ता रहता था। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने एक जगह चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और एक लोकल से पूछा कि आसपास में कोई पुलिस स्टेशन है क्या। उसने बताया कि एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है आई मंगला पुलिस स्टेशन, ये चित्रदुर्ग में ही है। ड्राइवर ने उसका रास्ता पूछा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी फिर से चल पड़ी और इस बार उसने गाड़ी को बड़ी तेजी से भगाते हुए उस आई मंगला पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा दिया। सूचना को कुछ समझ में आता जो पीछे बैठी हुई थी कि ये पुलिस स्टेशन में गाड़ी क्यों ले जा रहा है। तब तक ड्राइवर नीचे उतरा, पुलिस वालों की तरफ भागा और तब तक वो फोन भी मिला चुका गोवा पुलिस को और कहता साहब ये गोवा पुलिस के लोग हैं, आप इनसे बात कीजिए। गोवा पुलिस के लोग अब कर्नाटक पुलिस से बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए एक केस है हमारे कलिंगुट पुलिस स्टेशन का, ये एक लेडी है और ये एक होटल से गई, उस होटल के कमरे में कुछ खून के निशान मिले हैं और इसका इस तरीके से जाना बहुत सारे शक और सवाल पैदा करता है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेडी और इसके पास जो बैग है इसकी तलाशी ले लीजिए। गोवा पुलिस की इस रिक्वेस्ट पर जो आई मंगला पुलिस स्टेशन में उस वक्त मौजूद पुलिस वाले थे वो फौरन गाड़ी को के पास जाते हैं, सूचना को उतरने के लिए कहते हैं, लेडी कांस्टेबल से उसकी तलाशी लेते हैं और इस दौरान में गाड़ी में जो बैग रखा हुआ था डिग्गी में उसको नीचे उतारा जाता है। अब इस काली मंगला पुलिस स्टेशन के लोग उस बैग को खोलने के लिए कहते हैं। जो सूचना सेठ है वो घबरा जाती है पर बैग खुलता है। बैग के ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए थे, उन कपड़ों को जब हटाया गया तो पुलिस वालों के कदम भी पीछे हट गए। उस बैग के अंदर कपड़ों के नीचे ठूंस कर, हाथ पैर मोड़कर एक छोटे से बच्चे की लाश पैक थी। पुलिस वाले देखते ही उस लाश को बाहर निकालते हैं, देखते हैं जिंदा है कि नहीं, बच्चा कब का मर चुका था। गोवा पुलिस को फौरन वो इतला देते हैं। गोवा पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करती है कि देखिए ये हमारे थाने का मामला है, आप इस बच्चे की डेड बॉडी को जो वहाँ का सरकारी अस्पताल है वहाँ के मोर्चरी भेज दीजिए और इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए और इस सूचना सेठ को आप अपनी कस्टडी में रखिए, हमारी टीम पहुंच रही है, हम उसको लेकर आएंगे। आई मंगला पुलिस स्टेशन की टीम बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज देती है और अब सूचना सेठ उनके कब्जे में थी। इस खबर के मिलते ही इधर गोवा पुलिस की एक टीम निकल चुकी थी। 200 किलोमीटर पहले था बेंगलुरु से ये इलाका आई मंगला पुलिस स्टेशन, यानी 200 किलोमीटर के बाद शायद सूचना बेंगलुरु पहुंच जाती। कुछ घंटे लगे, गोवा पुलिस की टीम आई मंगला पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां ऑलरेडी सूचना सेठ मौजूद थी। गोवा पुलिस उन्हें अपने कब्जे में लेती है, लोकल कोर्ट जाती है, उनसे ट्रांजिट रिमांड लेती है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में गए हैं, किसी दूसरे इलाके से अपने इलाके में किसी बंदी को जिसको आपको हिरासत चाहिए उसको ले जाने के लिए कोर्ट की इजाज़त चाहिए होती है। तो एक जगह से दूसरी जगह किसी को भी ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत होती है। गोवा पुलिस ने दलील दी कोर्ट में और अदालत ने ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दे दी। इसके बाद अब गोवा पुलिस की टीम सूचना सेठ को वापस आई मंगला पुलिस स्टेशन से लेकर गोवा के अपने उस इलाके में पहुंचने के लिए चल पड़ती है जिस पुलिस स्टेशन में यानी कि कलिंगुट में ये मामला दर्ज था। रास्ते में कुछ पूछताछ होती है, बाकी गोवा पहुंचने के बाद सूचना से पूछताछ होती है। आधी कहानी वो रास्ते में बता चुकी थी,
आधी कहानी वो गोवा पहुंचने के बाद बताती है। इधर इस दौरान गोवा पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल थे। सवाल ये कि एक माँ अपने 4 साल के बेटे के साथ एक होटल में चेक इन करती है, लेकिन बेटे को छोड़कर अकेले वापस बेंगलुरु चली जाती है। उस होटल के कमरे से कुछ खून की बूंदें मिली, वो खून की बूंदें किसकी थी? अगर 4 साल के उस बच्चे का कत्ल हो चुका है तो फिर कातिल कौन है? एक माँ ने अगर अपने बेटे को मारा है तो उस बेटे को मारने की उस माँ की वजह क्या थी? ये सारे सवाल थे। अब सूचना सेठ सामने थी, सारे सवालों को सामने रखे गए। सूचना सेठ ने कहानी सुनानी शुरू की। गोवा पुलिस को सारे सवालों के जवाब मिल गए। पूरी कहानी कुछ यूं थी। कोलकाता की रहने वाली सूचना सेठ, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, बेहद पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, और कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक एक्सपर्ट्स जो इंडिया में टॉप 100 है, उसमें एक उसका नाम आता है सूचना सेठ का। इसने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी जिसकी सीईओ थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, चूंकि साइबर सिटी के तौर पर बेंगलुरु अपनी एक पहचान बना चुका है, तो अपने करियर के ग्रोथ के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। उसी बेंगलुरु में इसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम वेंकट रमन है। वेंकट रमन केरल का रहने वाला, वो भी एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार से आता। दोनों में प्यार हुआ, वो बंगाल की, वो केरल का। मुलाकात बेंगलुरु में, फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 2010 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक, लगभग 9 साल बीत गए। 9 साल के बाद 2019 में वेंकट रमन और सूचना को एक बेटा पैदा हुआ। 2019 में बेटा पैदा होने के बाद भी सब कुछ ठीक, लगभग वो साल भर का हो चुका था। तभी 2020 आया, कोरोना आया। इस कोरोना के आने के साथ मियाँ बीवी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। कड़वाहट इतनी बढ़ी कि दोनों अलग अलग रहने लगे। अब रहते अलग थे, लेकिन बेटा सूचना के पास था। वेंकट रमन को अपने बेटे से बेइंतहा प्यार। वो कई बार जाता सूचना के घर अपने बेटे से मिलने, सूचना उसे मिलने नहीं देती। इस दौरान में अब दोनों ने फिर ये तय किया कि तलाक लेंगे। कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में तलाक का मुकदमा चलता रहा, और इधर तमाम कोशिशों के बावजूद सूचना वेंकट रमन को उसके बेटे से मिलने नहीं देती। मुकदमा चला, करीब 2-3 साल बीत गए। 2023 का एंड जो अभी कुछ दिन पहले बीता, बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कानूनी तौर पर दोनों को तलाक दे दिया। लेकिन इस फैसले के साथ सेशन कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। उसने कहा कि महीने में 4 बार यानी हर संडे वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकता है, और सूचना सेठ इस बाप बेटे की मुलाकात के बीच में रोड़ा नहीं बनेगी, वो उसे मिलने देगी। लेकिन बेटे की कस्टडी सूचना के पास ही रहेगी। वेंकट रमन भी बेटे की कस्टडी चाहता था, सूचना भी, लेकिन अमूमन देखा गया है कि माँ को ज़्यादा इसमें, आपको कहते हैं कि एक तरह से मौका दिया जाता है कि बेटा जो है वो माँ के पास ही रहेगा। तो कोर्ट का आदेश, हर संडे मुलाकात बाप बेटे की, ये बात सूचना को पसंद नहीं आई। कोर्ट का ये फैसला उसे कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। उसे इन 3 सालों के दौरान अपने पति से इस कदर नफरत हो गई थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को खुशी का एक पल भी मिले। और उसे मालूम था कि वेंकट रमन जितनी देर तक अपने बेटे के साथ रहता है, वो बेटे से जिस तरह से प्यार करता है, उस लम्हों में वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। और उन लम्हों की वो खुशी सूचना को बिल्कुल गवारा नहीं था। वो नफरत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि बाप और बेटे का मिलन और उनकी मोहब्बत और उसके पति की ये खुशियाँ उसे बर्दाश्त नहीं थी। वो परेशान रहने लगी, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकती थी। अब उसे लगा कि हर संडे वेंकट रमन अपने बेटे से मिलेगा और वो खुश होगा और वो दुखी होगी। तो क्या किया जाए ऐसा कि बाप और बेटे का मिलन ना हो। बहुत सोचा उसने। इसी दौरान 7 जनवरी को संडे आने वाला था, और इस संडे बाप बेटे की मुलाकात होनी थी। लेकिन इत्तेफाक से काम के सिलसिले में वेंकट रमन को फॉरेन जाना पड़ा। वो विदेश चला गया। विदेश जाने की खबर सूचना के पास भी थी। सूचना को जब ये सूचना मिली कि उसका पति यहाँ नहीं है, तो उसने एक प्लान बनाया। 6 जनवरी को वो अपने बेटे को बेंगलुरु से गोवा लेकर आई। गोवा में उसने पहले से एक होटल बुक करा रखा था। 6, 7, 8 वो उसके साथ घूमती रही। इस दौरान में कई बार ऐसे लम्हे आए, चूंकि उसके बेटे की उम्र सिर्फ 4 साल बड़ा मासूम उम्र होता है। और इन मासूम उम्र या मासूमियत में किसी बच्चे को ये पता नहीं चलता कि माँ बाप के बीच के झगड़े को क्या कहते हैं, तलाक क्या चीज़ होती है, दोनों अलग कैसे रहते हैं। बच्चे का सिर्फ ये होता है कि उसे मम्मी भी चाहिए, उसे पापा भी चाहिए।
तो कई बार वो बच्चा मम्मी के साथ पापा पापा भी कहता, और जितनी बार वो पापा कहता, सूचना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पति से इस कदर नफरत करने लगी थी, इस कदर वो नफरत में अंधी हो गई थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। तो उसे लगा कि अपने पति की खुशियों को कैसे छीने। फिर उससे आइडिया आया, लेकिन जो आइडिया आया उसमें यह था कि पति की नफरत या पति की खुशियों को छीनने के लिए उसे अपनी ममता को ही कुर्बान करनी पड़ेगी। मैंने कहा था शुरू में, ये कहानी बेचैन करने से ज्यादा परेशान करने वाली है। अपने पति को खुश न देखे, वो खुश न रहे, इसके लिए जरूरी था कि उसका बेटा न रहे, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका पति उसके बेटे के साथ जब तक रहता सबसे ज्यादा खुश रहता है। तो सिर्फ पति की खुशियों को छीनने के लिए उसने अपने ही हाथों अपनी ममता का गला घोंटने से भी परहेज नहीं किया। 8 जनवरी की रात 8 से 10 बजे के दरमियान उसी होटल में उसने अपने ममता का गला घोंटा, बेटे को मारा, उसे बैग में पैक किया, ऊपर कपड़े रखे। उसे पता था कि अब गोवा उसके लिए अनजान है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, तो अब गोवा में कहां लाश को ठिकाने लगाए, पकड़ी जाएगी, और गोवा से वो अनजान भी थी। फिर उसे यह भी एहसास था कि अगर इस बैग को लेकर वो एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु जाती है तो एयरपोर्ट पर तलाशी होती है, बैग की स्कैनिंग होती है, लाश का भेद खुल जाएगा। उसे लगा एक ही तरीका है, बेशक दूर है लेकिन यहां से कैब से निकलते हैं, गोवा में और कोई जानने वाला था नहीं। तब उसने रात को कैब के लिए फोन किया, जो होटल वालों को भी अटपटा लगा, लेकिन वो जिद पर थी। और फिर उसी कैब में उसी बैग को, जिस बैग के अंदर उसके बेटे की लाश थी, उस लाश के साथ उसने 550 किलोमीटर का सफर तय करने का फैसला किया, और वो निकल भी पड़ी। लेकिन यहां जो हाजिर दिमाग या ये कहें कि समझदारी दिखाई होटल के स्टाफ ने, जिन्होंने खून देखते ही मैनेजर को बताया, जिस मैनेजर ने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिस होटल के स्टाफ को ये बात अटपटी लगी कि एक औरत एक बच्चे के साथ आई लेकिन जब जा रही है तो बच्चा उसके साथ नहीं है, तो ये उनकी वजह से हुआ। तारीफ उस गोवा पुलिस की थी जिसने इस होटल की सूचना पर फौरन कदम उठाया, उस टैक्सी ड्राइवर का नंबर लिया, उससे बात की, उस लेडी से बात की, फिर टैक्सी ड्राइवर को गाइड किया कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस पूरे मामले में तारीफ का हकदार वो कैब ड्राइवर भी है, जिसने गोवा पुलिस की इन सारी बातों को ध्यान से सुना और उनके हिसाब से उसने सारा काम किया और फिर गाड़ी को पुलिस स्टेशन तक ले गया। इन सारे लोगों ने मिलकर अपना अपना फर्ज निभाया, और इस तरीके से जो सूचना सेठ है वो पकड़ी गई, उसे वापस लाया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हस्बैंड इस वक्त विदेश में है, खबर दे दी गई है, वो इंडिया के लिए निकल पड़े, शायद आज रात तक पहुंच भी जाए। उधर पोस्टमार्टम के लिए बाकी रिश्तेदारों को भी खबर दे दी गई है, वो भी शायद जो चित्रदुर्ग है वहां पहुंच जाए। केस लगभग सुलझ गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि अब तक ये सुना था कि मोहब्बत की इंतहा कुछ ऐसी होती है जिसमें आदमी अंधा होकर पता नहीं क्या क्या जुर्म कर बैठता है। नफरत की इंतहा इतनी कि एक पत्नी अपने पति को उससे सारी उसकी खुशियां छीनने के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटी। उसकी इस हरकत से ममता ही रुस्वा हुई है, और नफरत की ऐसी इंतहा परेशान करने वाली है। तो ये थी वो अफसोसनाक कहानी।